तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में और हरियाणा पुलिस के डिपार्टमेंट से संबंधित सभी क्वेश्चनों के बारे में। अगर आपका हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम है या फिर कांस्टेबल का एग्जाम है तो इसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, जो आईपीसी है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों के ज़माने में। 1833 में ना एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। इसके बाद एक अंग्रेज बंदा था लॉर्ड मैकाले। इसने कहा था कि पूरे भारत में एक विधि आयोग बनाना चाहिए। क्या बोला? एक विधि आयोग बनाना चाहिए। पहले क्या होता था, पूरे भारत में एक कानून नहीं होता था, इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भाई पूरे भारत में एक कानून बना दो। उसी के लिए उसने कहा कि भारत में विधि आयोग बनाना चाहिए। तो उसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, 1834 में भारत का प्रथम विधि आयोग बना दिया। ठीक है, इसमें ना 4 सदस्य थे और उन चारों में से एक लॉर्ड मैकाले भी थे, जो कि इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष। क्वेश्चन बन गया, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो? लॉर्ड मैकाले। यहां से क्वेश्चन बन गया। चार्टर्ड एक्ट के बारे में पूछ ले, कब आया? 1833 में। भारत का प्रथम विधि आयोग कब आया? 1834 में। यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गए। और लॉर्ड मैकाले 1834 में विधि आयोग का अध्यक्ष बनते ही आईपीसी की धारा बनाने में जुट जाता है। तो इसने 3 साल तक कमरे में बंद रह के आईपीसी की धाराएं बनाई, यानी 1837 में इसने सभी धाराएं बना दी। लेकिन क्या हुआ, इसको ना संसद में पास किया गया 1860 में। बात करें एग्जैक्ट डेट की तो ये पास हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को। यानी जो आईपीसी है, यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड, ये पास हुआ था संसद में 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन ये पास तो हो गया, पूरे भारत में लागू भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसको ना पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 1862 को। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आईपीसी की धारा संसद में कब पास हुई? ये हुई 6 अक्टूबर 1860 को। पूरे भारत में लागू कब हुई? 1 जनवरी 1862 को। यहाँ तक हो गया क्लियर? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो आईपीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इसमें ना कुल 23 तो चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, जो भारतीय दंड संहिता है यानी आईपीसी है, ये किताब हो गई। इस किताब में ना 23 तो है चैप्टर और इस पूरी किताब में 511 है पेज, यानी 511 पेज हैं, 23 चैप्टर हैं इस पूरी किताब में। अब बात आ गई आपको समझ में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, चैप्टर कितने हैं? तो 23 बता दो। धाराएं कितनी हैं? टोटल 511 बता दो। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। और जो मैं डिटेल बता रहा हूं ना, ये सारी मैंने लिख रखी है। ये देख रहे हो ना आप स्क्रीन के ऊपर, ये सारी डिटेल मैंने लिख रखी है। इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि 23 तो चैप्टर है और 511 धाराएं हैं, लेकिन हमें ये सारी की सारी नहीं करनी। हमें करनी है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 100% आ सकती हैं। तो अब सभी आईपीसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ। पहले नंबर पे आ गई भारत दंड संहिता 124, यानी जो 124 नंबर की धारा है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन दोनों में से किसी पर भी हमला हो तो हमला करने वाले व्यक्ति पर कौन सी धारा लगेगी? 124। यानी जो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर हमला करता है उस पर लगाई जाएगी धारा 124। या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी प्रकार का राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर कार्य करने का दबाव डाले तो भी धारा कौन सी लगेगी? 124। यहां तक हो गया क्लियर? अब देखते हैं अगली धारा। उसके बाद 124A, ये किसके लिए है? राजद्रोह के लिए। यानी कोई व्यक्ति अपने देश की गुप्त जानकारी किसी दूसरे देश को बेच देता है या बता देता है
उस पे क्या लगेगा, देशद्रोह का केस। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता 151। इसमें क्या है, 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर, जैसे देखो सरकार ने बोल दिया कि 5 से इस स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं घूम सकते एक साथ, उसके बाद भी लोग वहाँ पर घूमेंगे तो उन पर कौन सी धारा लगाई जाएगी, 151। उसके बाद है धारा 153A। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा या फिर नस्ल के आधार पर नफरत फैलाता है, उसके खिलाफ लगाई जाएगी 153A धारा, और उस व्यक्ति को 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। और अगर यही नफरत वो व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर फैलाता है तो उसे 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। ये देखो पूरी जानकारी दे रखी है आपको। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो या फिर इस PDF को पढ़ लेते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद धारा 155। इसमें क्या है, वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो, उपद्रव मतलब दंगा फसाद। ये धारा किस व्यक्ति पे लगेगी, जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए उपद्रव करता है या फिर किसी से करवाता है, जैसे भूमि पर कब्जा या फिर जमीन छुटवाना, इन पर गैर कानूनी जन समूह के द्वारा उपद्रव यानी दंगा फसाद करवाता है तो उस पे लगाई जाएगी 155 धारा। सिंपल सी बात है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी जमीन पर कब्जा करता है या कब्जे छुड़वाता है, उस पर कौन सी धारा लगाई जाएगी, 155। उसके बाद धारा 174, लोक सेवा का आदेश न मानने पर गैर हाजिर होना। इसे भी समझो, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी पेशी है 1 तारीख को, अगर वो समय पर नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ 174 धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर, अगर कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर IPC की 186 धारा लगाई जाएगी। उसे ना 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है और 500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर ये दोनों। उसके बाद धारा 189 यानी 189। इसमें क्या है, लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी, यानी कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको हानि पहुंचाने की धमकी देता है कोई, कि तेरे को मार देंगे, तेरे को उठा के ले जाएंगे, ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की धमकी देता है तो उसके खिलाफ धारा 189 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और बात करें धारा 201 की, तो ये किससे संबंधित है, सबूत मिटाने से। अगर कोई व्यक्ति अपराध के सबूत मिटाता है तो उसके खिलाफ 201 के तहत कार्रवाई की जाती है। उसके बाद धारा 292। इसमें क्या है, अश्लील पुस्तकों का विक्रय। अगर कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है या फिर कोई अश्लील साहित्य बेचता है या कोई फिल्म बेचता है या कोई चित्र बेचता है तो उस पर धारा 292 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या होता है, अगर वो व्यक्ति पहली बार पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सजा होगी और 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर वो व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी और 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। उसके बाद धारा 294। इसमें क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना या फिर अश्लील गाने गाना। सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस पे। यहाँ पर कोई व्यक्ति अश्लील हरकत करता है या फिर अश्लील गाने गाता है तो उसके खिलाफ धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाती है और उसे 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। उसके बाद धारा 294A। इसमें क्या है, गुप्त तरीके से लॉटरी कार्यालय चलाना या फिर रखना। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पे धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाती है। देखो लॉटरी कौन सी होती है, एक तो होती है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत और एक ऐसे छुप के कर लेते हैं गुप्त तरीके से, तो उन व्यक्तियों पे कार्रवाई की जाती है 294A के तहत जो गुप्त तरीके से चलाते हैं। और धारा 300 में क्या है, हत्या की परिभाषा दी गई है कि हत्या किसको माना जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 302, धारा 302। ये किससे संबंधित है, कत्ल करने से संबंधित। यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का कत्ल कर देता है तो उस पर धारा लगाई जाएगी 302 और उसे फांसी की सजा दी जा सकती है या फिर उम्र कैद। यानी धारा 302 लगाई जाती है किसी का कत्ल करने पर और इसमें सजा दी जाती है उम्र कैद या फिर फांसी। अब बात करते हैं धारा 304A के बारे में, यानी जिसकी लापरवाही से किसी की जान चली जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, अगर वो गाड़ी वाला व्यक्ति किसी मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति में टक्कर मार दे और उस व्यक्ति की मौत हो जाए, यानी मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, तो गलती किसकी है, कार वाले की। यानी कार वाले व्यक्ति की लापरवाही से उस बाइक वाले व्यक्ति की क्या चली गई, जान, तो उस कार वाले व्यक्ति पे लगाई जाएगी 304 धारा। ठीक है फ्रेंड।
और इसके तहत उसको 2 साल की सजा भी हो सकती है और या फिर जुर्माना लग सकता है या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। उसके बाद है धारा 104 बी। ये किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से। इसे भी समझो। अगर किसी स्त्री की शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाए और उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पति या फिर पति के नातेदार यानी रिश्तेदार दहेज की मांग करते हों और उसी से तंग आकर उसकी मृत्यु हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? दहेज मृत्यु। और इसमें पति और उसके रिश्तेदार को दोषी माना जाएगा। उसके बाद है धारा 306 और 5। इसको समझना थोड़ा सा, बस थोड़ा ही फर्क है इन दोनों धाराओं में। ये दोनों किससे संबंधित हैं? खुदकुशी या फिर आत्महत्या के बाद उकसाने वाले व्यक्ति पर। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या या फिर खुदकुशी कर लेता है और ये पता लग जाता है उसे किसने उकसाया था तो उस व्यक्ति पर लगाई जाएगी धारा 306। अगर वही आत्महत्या करने वाला व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर हो, समझने की शक्ति न हो उसमें, तो फिर धारा लगेगी 305। और जो धारा 306 है इसमें तो है 10 साल की सजा और जो धारा 305 है इसमें 10 साल की सजा भी है या फिर उम्र कैद भी है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है और इसके अलावा फांसी की सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, दोबारा समझो। अगर जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की है उसको उकसाने वाले व्यक्ति का पता लग जाता है और वो खुदकुशी वाला व्यक्ति नॉर्मल था तो लगेगी 306 धारा। अगर वो खुदकुशी करने वाला व्यक्ति थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर था तो धारा लगेगी 305। होगा क्लियर? अब देखते हैं अगला पॉइंट। धारा 307 ये है हत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति पर। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है लेकिन उस व्यक्ति की जान बच जाती है तब लगाई जाएगी ये धारा 307। 7 और 9 लग तो रही है सेम सेम, लेकिन फर्क क्या है इसमें? जो धारा 307 है वो तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की कोशिश पे लगाई जाती है, लेकिन जो धारा 309 है ये आत्महत्या की कोशिश यानी खुद को मारने की कोशिश में लगाई जाती है, धारा 309। ठीक है। धारा 310 है ठग या ठगी करने से। और बात करें धारा 311 कि ठग को क्या दंड दिया जाएगा, यानी धारा 311 में बता रखा है ठग को कौन सा दंड दिया जाएगा। उसके बाद धारा 312 जो संबंधित है स्वयं गर्भपात से, यानी अगर कोई महिला अपनी इच्छा के अनुसार गर्भपात करवाती है तो उस पे लगाई जाती है धारा 312। गर्भपात करवाना गैर कानूनी है, इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। और जो धारा 313 है यह है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात। जो धारा 312 थी उसमें क्या था? स्त्री की इच्छा से गर्भपात था, लेकिन धारा 313 में क्या है? स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना आप। और जो व्यक्ति स्त्री की इच्छा के विरुद्ध करता है गर्भपात उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद धारा 314 गर्भपात की मंशा द्वारा किए गए कार्य से स्त्री की मृत्यु। जैसे कोई व्यक्ति गर्भपात करवाना चाहता है और उस गर्भपात कराने की मंशा से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति पे लगाई जाएगी धारा 314 और जिसके तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास भी हो सकता है। उसके बाद धारा 315, इसमें क्या है? शिशु की मृत्यु करने पर, चाहे वो जन्म से पहले हो या फिर जन्म के बाद, अगर कोई मृत्यु करता है तो उस पे लगाई जाएगी धारा 315 और उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना लग सकता है या फिर ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। उसके बाद धारा 326 बी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या? स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से अमल फेंकना यानी तेजाब फेंकना या फिर उसे फेंकने का प्रयत्न करना। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है ना या फिर फेंकने का प्रयत्न करता है यानी कोशिश करता है तो उस व्यक्ति पे लगाई जाती है 326 बी धारा। उसके बाद है धारा 350, इसमें क्या है? आपराधिक बल यानी बलपूर्वक किसी से गलत काम करवाना। अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति पर गलत काम करवाता है तो उस पे ना 350 धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और फिर है धारा 351, इसमें क्या है? हमला करना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उस पे लगाई जाती है धारा 351। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? बस ठीक है। अब देखते हैं धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर हमला। जो 351 थी वो तो था हमला करना, किसी भी व्यक्ति पे हो सकता वो, लेकिन धारा 353 है सरकारी कर्मचारी पर हमला करना। और ये क्या है? ड्यूटी के दौरान की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला करना तो उस पे लगाई जाती है धारा 353 और इसमें ना 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
या फिर जुर्माना भी लग सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद है धारा 354D। इसमें क्या है, पीछा करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का बार बार पीछा कर रहा है और उस महिला के मना करने के बाद भी वो उसका पीछा करता है या उससे संपर्क करने की कोशिश करता है या संपर्क करता है, तो उस व्यक्ति पर लगाई जाती है धारा 354D। उसके बाद धारा 362, अपहरण करना, मतलब किसी दूसरे स्थान पर बलपूर्वक ले जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना बलपूर्वक यानी अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी दूसरे स्थान पर लेके जाता है ना, या फिर ले जाने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है उसे, तो उस पर लगाई जाती है धारा 362। देखो, जो धारा 362 थी वो तो सिर्फ थी किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अपहरण करना, लेकिन जो धारा 364 है इसमें क्या है, हत्या करने के लिए अपहरण करना। अगर कोई व्यक्ति हत्या करने की मंशा से उस व्यक्ति का अपहरण करता है तो उस पे लगेगी धारा 364, और इसमें उसे 10 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। धारा 365 क्या है, गुप्त तरीके से उस व्यक्ति का अपहरण करना। इसमें आ जाता है गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति का अपहरण करना। ऐसे में उस व्यक्ति को 7 साल की सजा का प्रावधान है इस 365 धारा के तहत। और उसके बाद है धारा 366। इसमें क्या है, शादी करने के लिए मजबूर करना या फिर शादी करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण करना। इन दोनों दशाओं में लगाई जाएगी धारा 366। कहने का मतलब ये है, किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी करवाना या फिर उस लड़की को विवश करके यानी मजबूर करके उससे शादी करना। देखो, धारा 377 से एक क्वेश्चन आ सकता है समलैंगिकता का, कि कौन सी धारा से समलैंगिकता शब्द हटा दिया है, तो आंसर आएगा 377। पहले क्या होता था, समलैंगिकता एक गैर कानूनी था, लड़का लड़के के साथ नहीं रह सकता था, लड़की लड़की के साथ नहीं रह सकती थी। अब धारा 377 से समलैंगिकता हटने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी के साथ भी रह सकता है। मेरी बात समझ गए आप? ठीक है। फिर उसके बाद धारा 378। इसमें क्या है, चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी घर से पैसे चुराता है या फिर दुकान से या फिर कुछ और चीज़ें चुराता है तो उसको कहा जाएगा चोरी। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि आगे एक पॉइंट और आएगा। लेकिन धारा 395 में है डकैती करना। अब चोरी करना और डकैती करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चोरी तो की जाती है छुप के, किसी के घर से, दुकान से, कहीं से भी, ठीक है। और डकैती की जाती है सामने, मतलब किसी को धमकी देकर उससे पैसे मांगना या फिर गैर कानूनी तरीके से पैसे लेना उससे। वो पैसे नहीं, कोई माल हो सकता है, जान हो सकती है, पशु हो सकता है, या कोई अन्य वस्तु, कोई चीज़ हो सकती है। और डकैती करने वालों को कहा जाता है डाकू और चोरी करने वालों को चोर। तो फर्क है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है, आपको ही ध्यान में रखना है। जो धारा 395 थी ये संबंधित थी डकैती करने से, लेकिन धारा 396 है ये डकैती के दौरान हत्या करने से। अगर कोई व्यक्ति डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है यानी उसे मार देता है तो उस पर लगेगी आईपीसी की 396 धारा। उसके बाद बात करें 412 के बारे में, तो ये है संबंधित छीना झपटी से। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छीना झपटी करता है यानी किसी के पैसे खोस के ले गया या फिर कोई चीज़ खोस कर ले गया तो उस पर 412 धारा लगती है। अब है धारा 412। ऐसी कोई संपत्ति जिसको बेईमानी से प्राप्त किया गया है और वो डकैती से चुराई गई थी, यानी कोई पैसा डकैती से चुराया गया था और उसको बेईमानी से हासिल कर लिया, तो उस पे धारा कौन सी लगती है, 412। उसके बाद है धारा 413। ये किससे संबंधित है, चुराई गई संपत्ति से व्यापार करना। उसके बाद है धारा 414। इसमें क्या है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करता है और उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब देखते हैं धारा 415। इसमें क्या है, छल करना। एग्जाम्पल तो बहुत हैं लेकिन आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ए है, ये बी को पैसे देकर चला जाए और बाद में बी कह दे कि मेरे को तो तूने दिए ही नहीं, तो ये क्या होगा, छल करना। छल का मतलब क्या है, धोखा देना, किसी को धोखा देना। अगर आपके साथ भी किसी ने धोखा किया ना तो आप उस पर 415 धारा लगा सकते हैं। उसके बाद धारा 424, संपत्ति को बेईमानी से छुपाना। अब एक बात समझो, जो आईपीसी की 412 धारा है ना उसमें क्या है, डकैती से चुराई गई संपत्ति को बेईमानी तरीके से प्राप्त करने के बारे में बता रखा है।
लेकिन 424 में क्या है, संपत्ति को बेईमानी से छुपाने के बारे में बता रखा है। उसके बाद धारा 424, इसमें क्या है, पति या पत्नी के जीवन काल में पूर्ण विवाह करना, जबकि उसका पहला पति या पत्नी जीवित है या फिर उनका तलाक नहीं हुआ अभी तक, उसके बाद भी वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो उन पे लगेगी धारा 494 और 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। अब बात करें धारा 498 की, इसमें क्या है, विवाहित स्त्री को आपराधिक मंशा से बहलाना, यानी किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को आपराधिक मंशा से बहलाकर ले जाना, जिसमें उस बहलाने वाले व्यक्ति को पता है कि ये किसी अन्य की पत्नी है, उसके बाद भी वो ऐसा काम करता है तो उस पे लगी 498 धारा, और जिसमें उसको 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। उसके बाद धारा 498A, इसमें क्या है, किसी स्त्री के पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता यानी मारपीट करना, यानी किसी महिला को यानी स्त्री को उसका पति या फिर पति के रिश्तेदार पीटते हैं तो उन पर 498 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद है धारा 499 जो संबंधित है मानहानि से, जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर ही लगा लो केस कर देता है कोर्ट में, और अगर वो बात कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है तो आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हो। तो ये मानहानि का केस किस धारा के तहत होगा, 499। देखो CRPC, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये होगा राम और ये होगा श्याम। श्याम ने राम को जान से मारने की कोशिश की लेकिन राम मरा नहीं। अब श्याम ने राम को मारने की कोशिश की है ना जान से, तो इस पे कौन सी धारा लगेगी, IPC की 307। यानी जो IPC है इसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी, ठीक है। लेकिन CRPC में क्या है, जो श्याम ने राम को मारने की कोशिश की है ना, जो पुलिस अधिकारी है ना, वो जांच करेंगी कि ये बात सच है या नहीं। वो क्या करेंगे, एविडेंस इकट्ठा करेंगे और फिर देखेंगे कि दोषी कौन है। एक आसान भाषा में समझो, ये हो गया IPC, ये हो गया CRPC। IPC में सिर्फ क्या है, अगर किसी ने किसी को मारने की कोशिश की तो उस पे कौन सी धारा लगेगी ये बता रखा है IPC में, लेकिन उसकी जांच करना कि उस बंदे ने उसे मारने की कोशिश की भी है या नहीं, उसके लिए सबूत इकट्ठा करना और फिर आखिर में पता लगाना कि दोषी कौन है, ये सब किस में है, CRPC में। यानी CRPC का क्या काम है, जो अपराध किया है उसकी जांच करना, उसके लिए सबूत यानी एविडेंस इकट्ठा करना और फिर आखिर में उन सबूतों के आधार पर यह पता लगाना कि दोषी कौन है। आगे आपको बात समझ में। वैसे इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई भी अपराध होता है उसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है, और इसी प्रक्रिया के बारे में CRPC के अंदर बताया गया है। और CRPC की फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और CRPC को क्रिमिनल लॉ भी कहते हैं। और CRPC 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया था। इस समय इसमें 37 तो अध्याय हैं यानी चैप्टर हैं और 484 धाराएं हैं, यानी ये एक बुक होगी। इसमें क्या है, 37 तो चैप्टर हैं और बात करें पेज की तो पेज हैं 484। तो आगे बात आपको समझ में। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। जो CRPC है इसकी धारा 144, इसमें क्या है, किसी भी राज्य या शहर में 4 या 4 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं उन पर रोक लगाती है धारा 144। और ये कब लगाई जाती है, ये धारा लगाई जाती है हिंसा दंगे को रोकने के लिए या फिर आपातकालीन स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है धारा 144। उसके बाद धारा 41B, ये लगाई जाती है गिरफ्तारी की प्रक्रिया या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो अधिकारी गिरफ्तार करने आया है ना, उसका कर्तव्य बनता है कि वो जिसको गिरफ्तार करके ले जा रहा है उसको अपना नाम पता सब बताए ताकि उसकी पहचान हो सके कि ये कौन से पद का अधिकारी है। जब कोई अधिकारी उसको गिरफ्तार करके लेके जाता है तो उसके किसी परिवार या दोस्त के सिग्नेचर होते हैं। अगर किसी ऐसी जगह से गिरफ्तार किया जाए जहां यह संभव न हो तो गिरफ्तार व्यक्ति के कहने पर अधिकारी को उसके किसी दोस्त
या फिर परिवार वाले से बात करानी होती है। तो इसी को कहा गया है गिरफ्तारी की प्रक्रिया या फिर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य हैं। और ये सारी डिटेल मैंने साथ के साथ दे दी है। इससे क्या होगा, आपको इसे समझने में आसानी होगी। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है धारा 41D। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये पूछ लेगा आपातकालीन के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है। तो कौन सी लगाई जाती है, 144। या फिर सीआरपीसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है सीआरपीसी कब लागू हुई। इसलिए आपको हर बात ध्यान से सुननी है। उसके बाद धारा 46। इसमें क्या है, गिरफ्तारी कैसे की जाए। यानी धारा 46 में बता रखा है कि गिरफ्तारी कैसे होगी। जैसे कोई महिला होगी, उसको न सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद है धारा 51। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया। जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके पास जो भी सामान होता है वो रख लेते हैं, और जब उसकी जमानत होती है तो उसको वो सारा सामान लुटा देते हैं। धारा 55A। गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। यानी जो अधिकारी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके गया है तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल कौन करेगा, वो अधिकारी। उसके बाद है धारा नंबर 1। इसमें क्या है, आईपीसी के बारे में संक्षिप्त में बता रखा है। यानी आईपीसी के बारे में इसमें पूरी डिटेल में बता रखा है कि आईपीसी क्या है। और सीआरपीसी की धारा 2 में क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। धारा नंबर 8 में क्या है, महानगर क्षेत्र। यानी कोई भी राज्य सरकार जिसके शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो गई है, वह उस शहर को महानगर घोषित कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 9। इसमें क्या है, सेशन न्यायालय। इस धारा में क्या बताया गया है कि कोई राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित कर सकती है। धारा 29 है दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट देश के। यानी इसमें बता रखा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कौन सी सजा दे सकता है। उसके बाद धारा 36। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां। यानी इसमें बता रखी हैं जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उसकी क्या शक्तियां हैं। धारा नंबर 37 है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। यानी इस धारा के अंदर बताया हुआ है कि जो जनता है यानी लोग हैं वो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस की सहायता कब कर सकते हैं। जैसे कोई चोर भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है तो जनता उस चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकती है। धारा 41 में क्या बताया हुआ है, पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। यानी बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कब, वो सब इसमें बता रखा है। धारा 41A में क्या है, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। यानी जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होना है उसको पहले से सूचना दी जाती है कि भाई तेरे को इतनी तारीख को आना है, तो उसी तारीख को उसको हाजिर होना पड़ता है। ये सब बातें बता रखी है 41A में। धारा 48। इसमें क्या है, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए वारंट निकला हुआ है तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है। इसी के बारे में इस धारा में बता रखा है। धारा 54। इसमें क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। इसमें बताया गया है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। धारा 55A में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 57 में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। यानी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। उसके बाद धारा 61, समन का प्रारूप। यानी इस धारा में यह निर्धारित किया जाता है कि जिस अपराधी को समन भेजना है यानी सूचना भेजनी है कि भी तेरे को इतनी तारीख को आना है, उसका प्रारूप क्या होगा, वो सब इसमें बता रखा है। धारा 70 में है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। वारंट पे क्या होता है, जो न्यायालय के अधिकारी हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं और मोहर लगी होती है। धारा 83, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। यानी इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति भाग गया है उसकी संपत्ति की नीलामी की जाती है। धारा 91, दस्तावेज या अन्य चीजों के पेश करने के लिए समन। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दस्तावेज कम पड़ने पर
या फिर और दस्तावेज यानी और सबूत पेश करने के लिए समन भेजा जाता है यानी सूचना दी जाती है। धारा 125 में क्या है? पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। इसमें बताया हुआ है माता पिता, पत्नी और बच्चे के पालन पोषण के आदेशों के बारे में बता रखा है। धारा 126 में क्या है? प्रक्रिया। अगर वो व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी या फिर बच्चों का पालन पोषण नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है धारा 126 के तहत। धारा 127 में क्या होता है? उस महिला को या फिर बच्चे को मासिक भत्ता दिया जाता है और उसे कौन देता है? उस बच्चे का बाप या फिर उस महिला का पति। उसके बाद धारा 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, यानी जहां पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां पर शांति का खतरा हो या फिर हिंसा होने का खतरा हो तो वहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। धारा 130 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। इसमें क्या होता है? आर्म्ड फोर्स लगाई जाती है। धारा 131 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियां। इसमें क्या बता रखा है? सशस्त्र बलों के अधिकारियों की शक्तियों के बारे में। धारा 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया, यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में न पेश किया जा सके तो क्या होगा? तो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति के बारे में मजिस्ट्रेट को बताना होगा। उसके बाद है धारा 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना, यानी सबूत की कमी के कारण उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना, ये बता रखा है धारा 169 में। उसके बाद है धारा 170 जब सबूत पर्याप्त हो तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना, यानी सबूत पूरे होने के बाद मामला कहाँ पर भेजा जाता है? मजिस्ट्रेट के पास। धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट करना। जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली तो पुलिस वहां पर पहुंचेगी, वहां पर तहकीकात करेगी किसने आत्महत्या कैसे की, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। अगर कोई यात्रा के दौरान अपराध करता है तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? 183। धारा 188 भारत के बाहर किया गया अपराध, ये आता है धारा 188 के तहत। उसके बाद धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन, यानी एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर किसी लड़की की उम्र 18 से कम है और उसकी शादी करवाते हैं तो उस पे धारा कौन सी लगेगी? 198। धारा 306 सह अपराधी को समाधान। इसमें क्या होता है? मजिस्ट्रेट अपराधी को समाधान भी दे सकता है। धारा 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्तियां। धारा 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? अपराधी का मेडिकल करवाया जाता है। अगर वो मेडिकल में दिमागी रूप से सही नहीं पाया जाता यानी पागल होता है तो उस व्यक्ति पर धारा 330 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। इसमें क्या होता है? जो पागल व्यक्ति होता है अगर उसके नातेदार या फिर कोई मित्र उसको ले जाना चाहता है तो उसे उसको सौंप दिया जाता है। धारा 357 सी पीड़ितों का उपचार। इसमें क्या है? चाहे कोई सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, उन सभी अस्पतालों को किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार या फिर कोई चिकित्सीय उपचार फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा और घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। उसके बाद धारा 358 इसमें क्या है? निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर। इसमें क्या होता है? अगर राम पर श्याम केस कर दे लेकिन वो सिद्ध न हो तो राम के जितने दिन खराब हुए हैं उस दौरान उसका कितना नुकसान हुआ, इस सब की भरपाई कौन करेगा? श्याम। धारा 359 असंज्ञेय मामलों में खर्च देने के लिए आदेश। उसके बाद धारा 416 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना। इसमें क्या बताया गया है? अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद धारा 420 वारंट किसको सौंपा जाए। इसमें बताया गया है जो वारंट है वो किसको सौंपा जाता है तो ये जेल में सौंपा जाएगा, जेलर को। उसके बाद 425 धारा 425 में क्या है? वारंट कौन जारी कर सकेगा, यानी वारंट कौन जारी कर सकता है तो ये कौन कर सकता है?
न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी, यानी इसमें बता रखा है कि कोई व्यक्ति किन मामलों में जमानत ले सकता है। उसके बाद है धारा 437, इसमें क्या बताया गया है, अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती है, यानी ऐसा अपराध जिसकी जमानत नहीं ली जा सकती उसमें भी जमानत कब ली जा सकती है, वो सब बातें बता रखी हैं धारा 437 में। इसके अलावा जो सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं उन सभी के नाम मैंने लिख दिए हैं और साथ में ये भी लिख दिया है कि वो कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक हैं। जैसे जो पहला चैप्टर है यानी पहला अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक, ये है 1 से लेकर 5 धारा तक। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी मैंने लिख रखे हैं और ब्रैकेट में लिख दी है इनमें कौन सी धाराएं आती हैं। तो आप इसको भी देख के चले जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूछ लेगा जो अध्याय 11 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है 149 से 53। या फिर नाम पूछ लेगा, क्या नाम है इसका, पुलिस का निवारक कार्य है। तो ये 37 के 37 आप जरूर देख लेना एक बार। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल, और इनसे पहले कौन थे, मनोज यादव। देखिए जो सीएमओ हरियाणा है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं ये चेंज हो चुके हैं। कौन है अब ये, प्रशांत कुमार अग्रवाल, इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सीएमओ का ट्वीट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन हैं, तो ये कौन है, प्रशांत कुमार अग्रवाल। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे, तो वो कौन थे, मनोज यादव। अगर डीजीपी की फुल फॉर्म पूछें तो वो हो जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी राज्य में जो पुलिस बल होता ना उसका मुखिया कौन होता है, डीजीपी। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके वरिष्ठ अधिकारी, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है हरियाणा का डीजीपी। और ये स्थान लेंगे मनोज यादव का। देखो बात क्या थी, मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीजीपी की बात चल रही थी और इसी को लेकर जो यूपीएससी है और हरियाणा के मुख्य सचिव है इनकी बैठक भी हुई थी और हरियाणा ने नए डीजीपी के तौर पर 3 नाम दिए थे और इन 3 नामों के लिए एक पैनल बनाया गया और फिर 15 अगस्त को प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का डीजीपी घोषित कर दिया। वो 3 नाम कौन कौन से थे ये भी पता होना चाहिए हमें। नंबर 1 तो थे 88 बैच के पीके अग्रवाल, यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीके अग्रवाल। और दूसरे थे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील, और तीसरे थे 1989 बैच के अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा। यानी इन तीनों में से हरियाणा का डीजीपी चुना गया है पीके अग्रवाल को। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और इससे पहले कौन से पद पे थे, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये मूल रूप से कहाँ के हैं, बिहार के, और इनको 2004 में पुलिस मेडल मिला था। अब देखो इनको डीजीपी क्यों बनाया गया, क्योंकि ये तीनों में से सीनियर थे, क्योंकि ये थे 1988 बैच के अधिकारी, बाकी 2 क्या थे, 1989 बैच के अधिकारी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं इनके नाम की घोषणा कब की गई, 15 अगस्त को, और इनका कार्यकाल कितने साल है, 2 साल। और इनकी नियुक्ति का आदेश किसने दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दिया था गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए राजीव अरोड़ा, और तारीख है 15 अगस्त 2021। तो हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल। देखो बात कर रहे हैं पुलिस की, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा। ठीक है, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, पुलिस की फुल फॉर्म पूछ लेगा। और एक बात और, एचएसएससी में कई बार क्या करता है, ये पूछ लेता है कि पुलिस में एल का मतलब क्या है, या फिर ई का मतलब क्या है, या फिर सी का मतलब क्या है। तो आप इसको ध्यान में रखना। अगर सी का मतलब पूछे तो सिविल हो गया, पी का पूछे तो प्रोटेक्शन हो गया।
इस तरीके से भी याद कर लेना आप। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस की स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा बना था तभी इसकी स्थापना हो गई थी। इसलिए हरियाणा पुलिस पीपीए 1934 के तहत काम करती थी। अब ये पीपीए क्या हो गया? पंजाब पुलिस एक्ट 1934, इसके तहत काम करती थी। कब तक किया? 2007 तक। लेकिन उसके बाद 2007 में हरियाणा में आया हरियाणा पुलिस एक्ट। देखो 2007 में आया हरियाणा में हरियाणा पुलिस एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा पुलिस एक्ट कब आया? 2007 में। सीधा आंसर हो गया। लेकिन ये पूछ ले ये लागू कब हुआ? तो ये हुआ 2008 में। तारीख है इसकी 1 अप्रैल 2008। यानी हरियाणा पुलिस एक्ट पास हुआ था 2007 में, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 में। इतना होगा क्लियर आपको? अब बात पुलिस की आ गई है तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो भी हमारा क्वेश्चन आसानी से ठीक हो जाए। जो भारत पुलिस है ना, इसकी स्थापना हुई थी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत, यानी भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। ये भी सीधे क्वेश्चन आएंगे। देखो हुआ क्या था, जो ये एक्ट है ना, ये पास तो हुआ था 1860 में, लेकिन लागू हुआ 1861 में। इसीलिए इसको कहते हैं भारतीय पुलिस एक्ट 1861। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय पुलिस अधिनियम क्यों बना? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो इसे बनाना पड़ गया, और वो भी 1861 में? इससे पहले भी तो बना सकते थे या इसके बाद में भी। 1861 में ही क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में, यानी अंग्रेजों के जमाने में। ये बात है 1781 की। एक बंदा था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। इसने क्या किया था, कुछ फौजदार और ग्रामीण पुलिसों के साथ एक पुलिस प्रशासन की रूपरेखा तैयार कर दी कि भाई पुलिस कैसी होनी चाहिए, उसका क्या दायित्व होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ में भी है, ये पूरी डिटेल बता रखी मैंने। देखिए जो ये बंदा है ना, इसने 1781 में पुलिस प्रशासन की रूपरेखा तैयार की थी। क्वेश्चन आ जाएगा पुलिस प्रशासन की रूपरेखा किसने तैयार की? तो आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1781 में। अब इस बंदे ने तो रूपरेखा तैयार कर दी, लेकिन इसके बाद एक बंदा और आया जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं उसका भी दिखा देता हूँ, ये रहा। ये बोला जो अपराध होते हैं ना, कुछ सामान लूट के ले गए, उन सभी पर रोक लगाने के लिए हमें ना एक स्थायी दल बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इस बंदे ने कहा हमें पुलिस बनानी चाहिए और हर पुलिस थाने में एक दरोगा नियुक्त करना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछ लेंगे पुलिस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसआई का भी तो एग्जाम है ना आपका, डीप में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके अलावा पूछ सकता है जो सिविल सर्विस है ना, इसका जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब मैं पुलिस कर रहा हूँ, जो ये पुलिस है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये है फ्रेंड फ्रेंच का। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। तो फ्रेंड एक तरीके से 1793 में पुलिस की स्थापना होगी, ये कर दी अंग्रेजों ने। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये बंगाल का गवर्नर था। इसने स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक राष्ट्रपति की शुरुआत की। जिले के जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार इसने दिए कलेक्टर को। और भारत में सिविल सर्विस का जनक भी किसे कहते हैं? इसी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1805 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इसका जो मकबरा है ये कहाँ पे है, ये पूछ सकते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब ये भी मैंने बोला सिविल सर्विस का जनक, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सिविल सर्विस इसको कहते हैं इंग्लिश में ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 के तहत, और इसका पहला पेपर हुआ था 1862 में। जिसको क्लियर करने वाला पहला भारतीय हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि था रविंद्रनाथ टैगोर का भाई। यानी इस बंदे ने क्लियर कर दिया 1862 में, और 1863 में इसकी हुई ट्रेनिंग, और 1864 में ये कलेक्टर के पद पर काम करना इसने शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, 1862 में तो एग्जाम दे दिया इसने, जो 1863 है ना, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? लंदन में। यानी पहले ट्रेनिंग होती थी लंदन में। यानी उस बंदे को ICS की ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन जाना पड़ता था पहले। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद यानी 1922 में
क्या हुआ, ये जो ट्रेनिंग है या फिर एग्ज़ाम है, सब कुछ कहाँ होने लग गया, भारत के अंदर। और एग्ज़ाम कहाँ पे होता था, ये पूछ सकते हैं। ये होता था इलाहाबाद में। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद ये होने लगा नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में। ये तो हमने बात कर ली छोटी सी कि पुलिस का जन्मदाता किसे कहते हैं। लेकिन पुलिस की, आईपीसी की, यानी इन सभी की स्थापना करने के पीछे कारण क्या था, तो ये था 1857 की क्रांति। वो भी समझो कैसे। 1857 की क्रांति होगी, किसने कर दी, मंगल पांडे ने। कहाँ से, बैरकपुर से, जो कि है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया मंगल पांडे ने। और ये क्या था, सैनिक विद्रोह, जल्दी पूरे भारत में फैल गया। एग्जाम में आता है 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। और धीरे धीरे जो भारत के लोग थे, इन्होंने 3 लाख अंग्रेज अधिकारी मार दिए। कितने, 3 लाख, यानी पूरे अंग्रेजों का सिस्टम हिला दिया। कहने का मतलब ये है, हम ना 1857 में ही आज़ाद हो जाते अगर कुछ राजा गद्दारी ना करते। उन राजाओं की वजह से ही हम हार गए। अब देखो, अंग्रेजों के 3 लाख लोग मर गए, टेंशन होगी उनको, भाई अब क्या किया जाए। पहले क्या करते थे अंग्रेज, लाठियां मारते थे और धक्के से काम करवाते थे। लेकिन अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भी धक्के से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई तो कानून बनाना पड़ेगा इनके लिए। यानी अंग्रेजों ने सोचा अब इनको लाठियों से नहीं, इनको कानून से गुलाम बनाएंगे। तो इसी कारण अंग्रेजों ने 1860 में तो कर दी संसद में आईपीसी पास, जिसको 1862 में लागू भी कर दिया गया था। और 1861 में कर दिया ये भारतीय पुलिस एक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट। वैसे था तो ये इंडियन पुलिस एक्ट, लेकिन इसमें ना इंडिया नाम का कुछ था ही नहीं। मैं आपको एक धारा बताता हूँ, अंग्रेजों ने वो धारा बनाई थी राइट टू ऑफेंस। इसमें क्या होता था, कोई भी अंग्रेजी अधिकारी यानी पुलिसकर्मी किसी भी भारतीय को मार सकता था, पीट सकता था, जितना मर्जी मारे, यानी लाठी डंडों से मार सकता था। और इसके अलावा एक धारा बनाई थी 144। पहले क्या होता था, लोग आंदोलन करते थे, इकट्ठे होते थे, रैलियां करते थे। इन सभी को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने बना दी धारा 144 कि भाई कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलेगा। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन करते उनको लाठियां मारते। एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, लाला लाजपत राय, इनका संबंध हिसार से, वैसे इन्हीं को देख लो। 1928 में क्या हुआ था, एक अंग्रेजी अधिकारी था सैंडर्स, इसने लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियां मारी थी जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ये एक नहीं, दो नहीं, पूरी 14 लाठियां मारी थी सिर में, और इसी के कारण इनकी मृत्यु होगी। तो इसी बात पर भगत सिंह को आ गया गुस्सा, तो भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सैंडर्स को गोली किसने मारी, भगत सिंह ने। और भगत सिंह का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। तो ये कारण था पुलिस एक्ट बनाने का कि भी कुछ कानून बना दिए जिसका ना तो पुलिस वाले उल्लंघन करे और ना भारतीय जनता करे। जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, अब ये कानून बनाने के बाद अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी विरोध करेगा तो उस पे केस लग जाएगा देशद्रोह का, उसको फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। इसीलिए इस विरोध को रोकने के लिए ही इंडियन पुलिस एक्ट और आईपीसी की स्थापना की गई थी। तो आगे आपको समझ में इतना कि भी पुलिस क्यों बनानी पड़ी, इसलिए पुलिस बनानी पड़ी थी। अब ये तो बात कर दी मैंने इंडियन पुलिस की। अब हमें पता होना चाहिए जो पीपीए है ये क्यों बनाना पड़ा था। एक ये एरिया था पहले, आज के हिसाब से बात करें ये पंजाब था, ये हरियाणा था, ये दिल्ली था, ये लगा लो हिमाचल प्रदेश, ये लगा लो चंडीगढ़, ऐसा कुछ था। ये सारा एरिया पहले पंजाब कहलाता था, संयुक्त पंजाब। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1934 में एक एक्ट बना दिया। अब ये सारा एरिया पंजाब का है तो एक्ट भी क्या बनेगा, पंजाब। 1934 में बना है तो 1934 लिख दिया। पुलिस का है तो पुलिस लिख दिया, तो पंजाब पुलिस एक्ट 1934 ये बन गया था। अब क्या हुआ, 1966 में हरियाणा अलग हो गया था, लेकिन हरियाणा के पास खुद का पुलिस एक्ट नहीं था, तो ये भी कौन सा यूज करता था, पंजाब पुलिस एक्ट 1934। 2007 में हरियाणा ने भी एक्ट बना लिया, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007, और 2008 में इसको लागू कर दिया। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में।
अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी डिटेल मैंने लिख भी दी है ताकि आप इसे पीडीएफ से भी पढ़ सको। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अब बात आती है हरियाणा पुलिस के हेडक्वार्टर की। ये तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्यालय, ये है पंचकूला के सेक्टर 6 में। और ये कब बना था? 1966 में। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल, कि ये 1966 से पहले कहाँ पे था? अब तो पंचकुला में है, तो उससे पहले था ये चंडीगढ़ में। ठीक है, और चंडीगढ़ में कहाँ पे था? सिविल सचिवालय में। तो हो गया ना एक नंबर पक्का। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर नहीं कटेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बात को ध्यान से सुनना। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को देखने के बाद ही पीडीएफ को पढ़ना। इससे क्या होगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने के बाद पीडीएफ को पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो हरियाणा पुलिस है इसका स्लोगन या फिर मोटो क्या है? ये है सेवा, सुरक्षा, सहयोग। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। पहले ये अपराधी को पकड़ते हैं, फिर उसकी सेवा करते हैं। लिखा होता ना पट्टे पे, आन मिलो सजना, हैं? पहले उसकी सेवा करते हैं, सेवा कर दी, और जिसको इस अपराधी ने या इस व्यक्ति ने छेड़ा था उसकी होगी सुरक्षा। और ये पता लगने के बाद अब हरियाणा पुलिस का क्या करेगा? सहयोग। दोबारा से किसी को भी नहीं छेड़ेगा, ना ही कोई अपराध करेगा। तो हो गया क्लियर। और जो हरियाणा पुलिस है उसका लोगो क्या है? आपने देखा होगा कंधे पे HP लिखा होता है, या फिर हप्पू। ठीक है ना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने बात की थी IPS, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। DGP मैंने बता दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। ये होता क्या है? ये ना किसी राज्य का या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस बल का मुखिया होता है। कहने का मतलब ये है, ये आप होगे, ये आपके बच्चे हैं, ये है आपके पिताजी, और ये हैं दादाजी। तो आपके घर का मुखिया कौन है? ये वाले दादाजी। ये क्या है? DGP। और आपका बच्चा क्या है? कांस्टेबल। यानी पूरे परिवार का मुखिया कौन होएगा? दादाजी। तो पुलिस का मुखिया कौन होता है? DGP। अगला देखते हैं, हरियाणा में कुल पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ये देखो, जब हरियाणा बना था ना, उस समय 12,165 कर्मचारी थे, और इस समय कितने हैं? 76,748। यानी 2021 का डाटा बता रहा हूँ आपको। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है 1966 में कितने थे, या फिर अब पूछ सकता है इस समय कितने हैं। और जो पुलिस है ये किसके अंडर काम करती है? ये करती है होम मिनिस्टर के अंडर। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अनिल विज। कौन? अनिल विज। इनका चुनाव क्षेत्र है अम्बाला कैंट। अब बात करते हैं किस जिले में कितने पुलिस स्टेशन हैं, ये भी पता होना चाहिए। जो फरीदाबाद है इसमें 25 हैं, गुरुग्राम में 36, पंचकुला में 9, अम्बाला में 14, कुरुक्षेत्र में 11, यमुनानगर में 15, हिसार में 10, सिरसा में 13, हांसी में 4। और हांसी किस में आता है? हिसार में। फतेहाबाद में 9 पुलिस स्टेशन हैं, जींद में 12 हैं, करनाल में 15, कैथल में 11, पानीपत में 13, रोहतक में 14, झज्जर में 12, भिवानी में 10 हैं, चरखी दादरी में 5 हैं, और सोनीपत में पुलिस स्टेशन है 14। इसके अलावा पलवल में 11 हैं, महेंद्रगढ़ में 7 हैं, रेवाड़ी में 12 हैं, और नूह में है 10 पुलिस स्टेशन। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ सकता है, पुलिस कमिश्नरी में कितने पुलिस स्टेशन हैं? सबसे पहले देखो, पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। कौन सी? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। अगर बात करें पुलिस स्टेशन की, तो गुरुग्राम कमिश्नरी में है 36, फरीदाबाद वाली में 25, पंचकुला वाली में 9। क्वेश्चन बन जाता है, सबसे अधिक पुलिस स्टेशन कौन सी कमिश्नरी में है? तो ये है गुरुग्राम में। सबसे कम कौन सी में है? पंचकुला में। कितने? 9। अब बात करें पुलिस रेंज की, तो ये है 5। और इनमें पुलिस स्टेशन की बात करें तो अम्बाला रेंज में है 40 पुलिस स्टेशन, हिसार में 48, करनाल में 39, रोहतक में है 56, और साउथ रेंज में है 41। और साउथ रेंज का मुख्यालय है रेवाड़ी में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया, सबसे अधिक पुलिस स्टेशन कौन सी रेंज में है? रोहतक रेंज में। कितने? 56। सबसे कम है करनाल में 39। सभी रेंजों में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो ये हो जाएंगे 224। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेंज में कितने जिले हैं? पहले पूछा पुलिस स्टेशन की,
अब पूछ सकता है कितने जिले हैं और कौन से जिले हैं। तो पुलिस रेंजें 5 हैं, ये मैंने बता दी, हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल और साउथ रेंज वाली। तो हिसार में है 4 जिले और 1 पुलिस जिला, कौन सा, हांसी वाला। तो जिलों की बात करें वो हैं हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। रोहतक की बात करें तो ये है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, यानी 5 जिले हैं रोहतक में। अंबाला में है 3 जिले, ये है अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल में भी है 3, करनाल, पानीपत और कैथल। साउथ रेंज की बात करें मुख्यालय रेवाड़ी में है और इसमें है 4 जिले, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह। अगर बात करें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तो ये हैं 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पंचकुला पुलिस स्टेशन, फिर गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद, फिर अंबाला, हिसार, करनाल और रेवाड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुराना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो ये है गुरुग्राम। सबसे पुराना यानी मतलब पहले नंबर का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन था गुरुग्राम। क्वेश्चन आ सकता है पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना कहाँ पे खोला गया था, तो ये खोला गया था DLF गुरुग्राम में, यानी DLF 4 है फेज, गुरुग्राम। कब खोला गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, 7 मार्च 2018 को। कब, 2018 को। और इसके अलावा हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो ये मधुबन में है, जो कि है करनाल में। कब बनी, 1 अप्रैल 1987 को। ये जो मैं डिटेल करा रहा हूँ ना, मैं ये सारी मैंने PDF में दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये मैंने बताया ना स्टेट क्राइम ब्यूरो, ये सारी डिटेल बता दी है। और ये भी पूछ सकते हैं दूसरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पे खुला, ये खुला पंचकुला में। अब बात करते हैं सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन की, जिसको कहते हैं GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। तो ये रेलवे पुलिस स्टेशन है हरियाणा में 16। और रेलवे के DIG एंड कमांडो कौन है, सत्येंद्र कुमार गुप्ता, इन्होंने एडिशनल चार्ज ले रखा है। SP है संगीता रानी और इसके अलावा सुरेंद्र सिंह भौरिया। देखो ये तो पता हो गया आपको कि हरियाणा में 16 रेलवे स्टेशन हैं। ये भी पूछ सकते हैं रेलवे जिले कितने हैं, तो हरियाणा में रेलवे जिले हैं 20। और जो 16 रेलवे पुलिस स्टेशन हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक अंबाला कैंट में है, एक कालका पंचकुला में, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जगाधरी, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सिरसा और चंडीगढ़। अगर बात करें हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तो ये है 23। देखो गुरुग्राम में तो 2 है ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा जो बच गए ना 21 जिले, इन सब में एक एक है। 21 तो इनमें हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 23। वुमेन पुलिस स्टेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये है 34। कौन कौन से हैं, पंचकुला में है, अंबाला में और अंबाला के नारायणगढ़ में, कुरुक्षेत्र, करनाल और करनाल के असंध में, पानीपत में है, सोनीपत के गोहाना में है और सोनीपत के खानपुर में है और खुद सोनीपत में भी है। महिला पुलिस थाना रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम में 3 हैं, एक गुरुग्राम ईस्ट, एक मानेसर में। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फरीदाबाद NIT, यमुनानगर, मेवात, नारनौल, भिवानी, सिरसा, डब्बावली जो कि पड़ता सिरसा में। हांसी में है, हिसार में है, फतेहाबाद में है, जींद में है, चरखी दादरी में है, कैथल में है, बहादुरगढ़ में है और पलवल में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं, तो ये हैं 294, जिसमें महिलाओं के हैं 34, पुरुषों के 260। यहाँ से एक नंबर पक्का कर लो आप, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। वैसे ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। पिंक वुमेन पुलिस स्टेशन, जिसको कहते हैं गुलाबी पुलिस थाना, जो है पंचकुला के सेक्टर 5 में। स्थापना हुई थी इसकी 18 अगस्त 2017 को। किसने की थी, उस समय की DGP BS संधू ने। इस समय कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे। तो बताइए इस समय की DGP कौन है। और जो पुलिस स्टेशन है महिलाओं वाला, ये बना था 1 करोड़ 80 लाख की लागत से। कितने एरिया में है, 12,618 वर्ग फीट में। अभी बात की हमने गुलाबी पुलिस थानों की, जो कि है महिलाओं से संबंधित। ये गुलाबी क्यों बनाए गए, वैसे तो लड़कियों को गुलाबी कलर पसंद है, लेकिन इसको छोड़ते साइड में। कुछ महिलाएं होती हैं जो अनपढ़ होती हैं, उनको पता नहीं होता कौन सा महिला का थाना है, ये किसी भी पुलिस स्टेशन में चली जाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, गुलाबी कलर के बना दिए महिलाओं वाले।
अब दूर से ही पता लग जाएगा कि महिला पुलिस का स्टेशन है। जो महिला पुलिस थाने हैं, इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 2015 को। कहाँ पे? पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। किस दिन? रक्षाबंधन वाले दिन। ऑपरेशन दुर्गा ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2017 को। कई जगह 13 अप्रैल भी दे रखा है। इसका संबंध किससे है? यानी मंचलों को सुधारने के लिए बनाया गया है ऑपरेशन दुर्गा। ये किसकी तर्ज पे बनाया गया? क्वेश्चन में आ सकता है। ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के एंटी रोमियोस कोड की तर्ज पर। सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और एक ना दुर्गा शक्ति ऐप है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। और सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने भी कहाँ पे हैं? हरियाणा में। और हरियाणा में महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। हरियाणा में महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। जो दुर्गा शक्ति पहल है और दुर्गा शक्ति ऐप है, ये ना मंचलों को सुधारने के लिए बनाई गई है। और जो दुर्गा शक्ति ऐप है ना, ये बनी थी 12 जुलाई 2018 को। इसमें ना एक अलर्ट का बटन है। अगर लड़की इस ऐप को इंस्टॉल करके उस बटन को दबाती है ना, तो कुछ ही देर में पुलिस उस लड़की के पास पहुंच जाएगी। कैसे? जो लड़की का मोबाइल है उसकी लोकेशन ट्रैक करके पुलिस को पता लग जाएगा कि इस समय लड़की कहाँ पे है, वहीं पे पहुंच जाएगी। और इसीलिए दुर्गा शक्ति ऐप को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से मैं बात कर लेता हूँ। आईटी उत्कृष्टता अवार्ड 2019, ये किस लिए मिला था? सर्वश्रेष्ठ ई पहल के लिए। कहाँ पे मिला था? मुंबई में। और इसके अलावा एक मिला था स्कोच गवर्नेंस अवार्ड। कहाँ पे मिला था ये? 30 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में। कौन से समिट में? स्कोच समिट में, जो कि 2019 में हुआ था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। आपको इसी तरह क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने हैं। और इनसे अलग अगर आपको भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि सबकी हेल्प हो सके। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ये सुनारिया में, और सुनारिया है रोहतक में। और ये बना था 22 दिसंबर 2009 को। देखो, ये है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। अगर पूछ ले पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो वो है मधुबन में, जो बना था 14 मई 1973 को। वैसे हरियाणा में 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मधुबन में, और ये है भी पहले नंबर का ही। पहले नंबर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? मधुबन वाला। कब बना? 14 मई 1973 को। दूसरे नंबर पे आता है हिसार वाला, जो बना था 26 जनवरी 2018 को। और ये महिलाओं के लिए पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। अगर एग्जाम में पूछ ले पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, तो वो है मधुबन वाला। अगर पूछ ले पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो हिसार वाला। तीसरे नंबर पे बता दिया मैंने सुनारिया का, जो कि है रोहतक में। चौथा है भौंडसी गुरुग्राम में। और जो हरियाणा पुलिस का पहला ट्रेनिंग स्कूल है, ये बात हो रही है स्कूल की, वो सेंटर था, ये स्कूल है। ये बना मधुबन में 9 जनवरी 1976 को। और हरियाणा का एकमात्र पुलिस संग्रहालय ये है मधुबन में। ये जो क्वेश्चन है ना, सीधे एग्जाम में आएंगे, तो छोड़ना नहीं आपको एक भी क्वेश्चन। हरियाणा आर्म्ड पुलिस, जिसको कहते हैं HAP, हिंदी में कह देते हैं हरियाणा पुलिस बटालियन या फिर हरियाणा सशस्त्र पुलिस। इसका मुख्यालय तो है मधुबन में। वैसे हरियाणा में 5 बटालियन हैं। कितनी? 5, जिसमें से 3 है मधुबन में, एक अंबाला में और एक हिसार में। और प्रत्येक बटालियन में 903 हेड काउंट हो सकते हैं, मतलब 903 कर्मचारी हो सकते हैं एक बटालियन के अंदर। ये भी क्वेश्चन बन गया। देखो, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा के हिस्से में आई थी 6 बटालियन, जिसमें से 4 तो ले गया सीमा सुरक्षा बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BSF, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी 4 तो ये दोनों ले गए। बच गई 2, ये हरियाणा के साथ रही। अगर बात करें अंबाला वाली बटालियन की, तो ये हरियाणा की पहली बटालियन है, जो बनी थी 1 नवंबर 1966 को। यानी हरियाणा बनने से पहले जो अंबाला की बटालियन है, ये अंबाला शहर की 36वीं पंजाब सशस्त्र पुलिस बटालियन थी। लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया? हरियाणा की पहली बटालियन। क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की पहली बटालियन कौन सी है, तो ये है अंबाला वाली, याद रखना। देखो, ये बनी तो थी 1 नवंबर 1966 को, लेकिन स्थायी रूप से ये बन गई थी अप्रैल 1970 को। दूसरे नंबर वाली कौन सी है? मधुबन की, जो 1966 में ही बन गई थी।
तीसरे नंबर वाली है हिसार की, जो बनी थी 17 दिसंबर 1969 को। तो तीनों की डेट याद रखना आप। तो अब बात करते हैं हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं। देखो इसे समझना पड़ेगा। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में 7 तो थे जिले, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ जिलों की, लेकिन पुलिस जिले कितने थे उस समय? 6। ये बात है 1 नवंबर 1966 की। आज के टाइम 2021 में 24 तो हैं पुलिस जिले और 22 हैं नॉर्मल, यानी हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। अब देखो जिले तो हैं 22 लेकिन पुलिस जिले हैं 24। दो कहाँ से आए? एक तो हो गया हांसी का, दूसरा हो गया मानेसर का। जो हांसी है ये पड़ता है हिसार में और जो मानेसर है ये पड़ता है गुरुग्राम में। ये भी पूछ सकते हैं ये पुलिस जिले कब बनाए गए। तो जो हांसी है ये बनाया गया था 12 नवंबर 2016 को। कब? 12 नवंबर 2016 को। बात करें मानेसर की तो ये बनाया गया था 2 फरवरी 2018 को पुलिस जिला। एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा पहला पुलिस जिला है जो कि जिला न होते हुए भी पुलिस जिला है। तो आंसर आएगा हांसी। और दूसरा पूछ ले तो आ जाएगा मानेसर। पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? 112, जिसको मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था 12 जुलाई वाले दिन। 12 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था 112। पहले हम 100 पे कॉल करते थे, अब पुलिस को बुलाने के लिए 112 पे कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। आप याद रख सकते हैं 112 के पीछे क्या है? ये 12। तो लॉन्च कब हुआ? 12 को। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं? नंबर 1 तो पता होना चाहिए कहाँ से लॉन्च हुआ। ये हुआ पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब एक क्वेश्चन और बनता है ये किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो ये हुआ खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। कौन सी योजना? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। और जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें सारी बातें लिख रखी होगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक है ERSS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका जो सेंटर है ना ये कहाँ पे है? ये भी है पंचकुला में। इसका भी उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर ने 12 तारीख को ही। इस पर लागत आई थी 42 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 42 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 112 नंबर है हमारे किस काम आएगा? मैं बता देता हूँ। अगर आपको पुलिस को फ़ोन करना हो, यानी पुलिस बुलानी हो, एम्बुलेंस बुलानी हो या फिर फायर ब्रिगेड, तो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है, वो है 112। आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करेगा। देखो जैसे आपने 112 पे डायल किया तो ये लगेगा पंचकुला सेंटर में, यानी कॉल जाएगी सीधी पंचकुला सेंटर में। वहाँ से आपसे जानकारी ली जाएगी आप कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है, और आपके मोबाइल की लोकेशन लेके, यानी जो आपके एरिया की टीम है उनको बता देंगे और वो टीम आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया आप कॉल करोगे 112 पे तो लगेगा पंचकुला में कॉल। अगर पंचकुला सेंटर किसी कारणवश खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो आपकी कॉल कहाँ पे लगेगी? गुरुग्राम। गुरुग्राम में कहाँ पे? मिरर सेंटर में। अगर बाई चांस उसमें भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा? जो आपकी कॉलें हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी हैदराबाद में, एक है डिजास्टर सेंटर, वहाँ पे। ठीक है, यानी ये काम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसकी सर्विस मिलेगी आपको 24 घंटे। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो एम्बुलेंस है और अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड, उसके 5000 कैडेट तैयार किए हैं। फ्रेंड आ गया आपको बात समझ में? यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेगा आपसे 112 नंबर कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई को। कहाँ से लॉन्च किया? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने। या फिर पूछ लेगा ERSS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सेंटर। इसका सेंटर कहाँ पे? पंचकुला में। ये जो नंबर है किसके तहत लॉन्च किया गया है? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। यहाँ से देखो 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल मैंने दे रखी है, PDF डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम, जो हरियाणा पुलिस का सिटीजन पोर्टल है इसका नाम है हर समय, यानी हर समय पोर्टल है। ये 24 घंटे खुला रहता है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चाहे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना हो
या फिर कोई आपका मोबाइल गुम हो जाए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये सड़क हादसों को देखते हुए ना हरियाणा ने बनाई है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। एक क्वेश्चन आ सकता है स्मार्ट पुलिस स्टेशन से, तो हरियाणा में ये कितने हैं? 3। कौन से? जो कमिश्नरी है ना 3, वही हैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। पुलिस मित्र कक्ष, ये क्या है? पुलिस स्टेशन में एक कमरा बना दिया अलग से, जिसको कह दिया पुलिस मित्र कक्ष, जो आम लोगों की सहायता करेगा। इसमें कुल है 16 सेवाएं, जैसे आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर कोई धरने की अनुमति लेनी हो, इस तरह के काम कहाँ पे किए जाएंगे? मित्र कक्ष में। इसकी स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 2017 को। कई जगह 1 नवंबर भी है, तो आप देख लीजिएगा। तो एग्जाम में 1 नवंबर आए तो 1 नवंबर, 27 आए तो 27, इन दोनों में से एक ही आएगा। हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कब खुला? 1979 में। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ये बनी 29 दिसंबर 1989 को, और इसके अध्यक्ष हैं के सिंधु, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RC मिश्रा, और इसका मुख्यालय पंचकुला के सेक्टर 6 में। अब आती है जेलों की संख्या। देखो हरियाणा में ना कुल जेलें हैं 19। कितनी है? 19, जिसमें से 16 तो है राज्य की और 3 है सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की। अब वो 3 कौन सी हैं? एक है अंबाला में और 2 है हिसार में। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से सेंट्रल जेल कौन सी है? तो आपको हिसार ऑप्शन में दे देगा और 3 ऑप्शन कोई अलग दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाली जेल, तो पहली जेल कौन सी है? ये जींद वाली जेल है। कोरोना मरीज की देखभाल करते हुए अगर किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती है ना, तो हरियाणा सरकार उसे 30 लाख रुपए तक की बीमा राशि देगी। और इस समय हरियाणा पुलिस में ना महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 10%। अगर हरियाणा में 100 कर्मचारी हैं तो 100 में से 90 हैं पुरुष और 10 हैं महिलाएं। ठीक है फ्रेंड। हरियाणा पुलिस के द्वारा कुछ अभियान चलाए गए हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं। सबसे पहले है मन में लॉकडाउन। ये किससे संबंधित है? लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। हर घर लक्ष्मी, ये शुरू किया था 2020 में दिवाली के अवसर पर। इसमें क्या था? घर घर जाकर जागरूक करना था कि जो औरत है ना वही लक्ष्मी आपके घर की, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो और उसको खुश रखो। सोशल मीडिया पहल, इसमें क्या था? जो हरियाणा पुलिस है ना अब वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आएगी। और ई चालान शुरू करने वाला पहला शहर था गुरुग्राम, और CCTV से चालान करने वाला पहला शहर था यमुनानगर। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ये बनाई गई है हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस कब मनाया जाता है? ये हर महीने मनाया जाता है, कोई डेट नहीं इसकी। और पहली रेडियो जेल कौन सी है? पानीपत जेल। कौन सी? पानीपत जेल। अब बात कर लेते हैं इंडियन पुलिस के रैंक की। ये होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी सबसे पहले बताऊंगा मैं सबसे टॉप की पोस्ट, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। ठीक है, पहले DGP हो गया, सबसे नीचे कांस्टेबल, इस तरह बात करेंगे हम। ठीक है, आपको फोटो के द्वारा बताऊंगा इसकी पहचान कैसे होगी, पूरे डिटेल में बात करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सबसे पहले आएगा DGP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। और इसके कंधे पे होता है ये राष्ट्रीय प्रतीक और तलवार और डंडा। और ये ना राज्य का या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश का, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, इसमें ना पुलिस बल का मुखिया होता है, यानी सबसे बड़ा कौन होता है? DGP, यानी इसको स्टेट पुलिस चीफ भी कहते हैं। अगर बात करें SDGP की, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में विशेष पुलिस महानिदेशक। जिसकी पहचान कैसे होगी? सेम, DGP और SDGP दोनों के कंधे पर ये सेम निशान होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, तलवार और डंडा। अगर बात करें ADGP की, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ये भी होता है IPC रैंक का। इसकी भी पहचान सेम होती है DGP के बराबर की, यानी इसके कंधे पे भी DGP की तरह राष्ट्रीय प्रतीक होता है और तलवार और डंडा। अगर बात करें IG की, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक,
इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? एक स्टार होगा और तलवार और डंडा। बात करें डीआईजी की, इसको हिंदी में कहते हैं उप महानिरीक्षक और इंग्लिश में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसकी पहचान कैसे करोगे आप? राष्ट्रीय प्रतीक और 3 स्टार। अगर बात करें एसएसपी की, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये राष्ट्रीय प्रतीक होता है और इसमें होते हैं 2 स्टार। अगर बात करें एसपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको कहते हैं पुलिस अधीक्षक और एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी या फिर एएसपी। एसपी की पहचान कैसे होगी? राष्ट्रीय प्रतीक और 1 स्टार। एएसपी की बात करें, इसकी पहचान कैसे करोगे आप? सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक होगा इसके पास। और डीएसपी की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस उप अधीक्षक, डीएसपी के क्या मिलेंगे? 3 स्टार। और पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर की बात करें तो इस पे क्या होता है? होते तो 3 स्टार हैं लेकिन ऊपर लाल पट्टी फिर नीचे नीली पट्टी। और एसआई की बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो इसके ना 2 स्टार होते हैं, लाल पट्टी और नीली पट्टी। बात करें एएसआई की, तो इसके पास होता है 1 स्टार और उसके नीचे लाल और नीली पट्टी। और उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल और फिर उससे नीचे सीनियर कांस्टेबल और फिर होता है पुलिस कांस्टेबल, जिसके कोई स्टार नहीं होता, सिंपल होती है। और जो हेड कांस्टेबल है ना, उसके मिलती हैं ये 3 पट्टियाँ या फिर ये, और सीनियर कांस्टेबल के मिलती हैं ये 2, ये वाली 2 पट्टियाँ। और एक होता है पुलिस कमिश्नर, ये ना स्टेट लेवल पर नहीं होता, ये होता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, यहाँ पर होता है कमिश्नर। सीपी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट सीपी का ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल सीपी का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और उसके अलावा इंस्पेक्टर आ जाता है, सब इंस्पेक्टर, और फिर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, इस तरह होते हैं। अब देखो, जो कमिश्नर है और डीजीपी है, इसमें अंतर क्या होता है? जो डीजीपी है ना, ये किसी राज्य का प्रमुख मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन कमिश्नर जो है ये किसी शहर का प्रमुख मिलेगा, जैसे मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मुंबई में होगा कमिश्नर, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कौन होएगा? डीजीपी। और आपने सुना होगा एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी किसी थाने का ऑफिसर होता है एसएचओ। ये इंस्पेक्टर हो सकता है, अगर छोटा थाना है तो वहाँ पर एसआई को भी एसएचओ बना सकते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी उप पुलिस अधीक्षक। इसके अलावा एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं आपको वन लाइनर करा देता हूँ। जो पुलिस है इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, हिंदी में कहते हैं नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और हरियाणा पुलिस एक्ट आया था 2007 में, जिसको लागू किया गया था 2008 में। और उससे पहले पीपीए यानी पंजाब पुलिस एक्ट 1934, इससे काम चलाती थी हरियाणा पुलिस। तो मैंने बता दिया लागू कब हुआ था? 2008 में। कब? 1 अप्रैल 2008 को। भारतीय पुलिस किस अधिनियम के तहत काम करती है? भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। वारेन हेस्टिंग ने कब पुलिस शासन की रूपरेखा तैयार की? ये की 1781 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस क्षेत्र में दरोगा नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की थी? 1793 में। और पुलिस का जन्मदाता कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और पुलिस शब्द है फ्रेंच भाषा का, जिसका मतलब होता है आरक्षक या आरक्षी। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पंजाब एक्ट कब आया था? 1934 में। इसमें कौन कौन से राज्य थे? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और चंडीगढ़ और दिल्ली क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर है पंचकूला के सेक्टर 6 में और 1966 में था ये चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में। हरियाणा पुलिस का मोटो या स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस का लोगो है एचपी यानी हप्पू। आईपीएस की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा।
डीजीपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का मुखिया होता है डीजीपी। 2021 में हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की संख्या है 76,748 और 1 नवंबर 1966 में थी 12,165। और हरियाणा पुलिस किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर, जो कि है अनिल विज। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? 3। और पुलिस कमिश्नरी में कितने पुलिस स्टेशन हैं? 70। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? ये है 5, जिसमें कुल 224 पुलिस स्टेशन हैं। करनाल पुलिस रेंज में सबसे कम पुलिस स्टेशन हैं और रोहतक पुलिस रेंज में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन हैं। और हिसार पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं? ये 4 जिले आते हैं और एक आता है पुलिस जिला, जो कि है हांसी। जिलों के नाम आपको दिखा रखे हैं, हिसार है, फतेहाबाद है, जींद है, सिरसा है। रोहतक रेंज में 5 जिले आते हैं, जो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। अंबाला रेंज में 3 जिले, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल में भी 3 हैं, करनाल, पानीपत, कैथल। साउथ रेंज में 4 जिले आते हैं, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह और रेवाड़ी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रेवाड़ी में। साइबर क्राइम की बात करें तो इसमें पुलिस स्टेशन है 7, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और साइबर क्राइम ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1987 को। कहाँ पे? मधुबन में। पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना ये खुला था गुरुग्राम में। कब? 7 मार्च 2018 को। दूसरा खुला पंचकुला में। हरियाणा में सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन कितने हैं? 16। और पुलिस रेलवे जिले 20। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 23। हरियाणा में कितने वुमेन पुलिस स्टेशन हैं? 34। देखो कुल मिला के हैं 294, जिसमें 34 है महिला पुलिस स्टेशन और 260 है पुरुष पुलिस स्टेशन। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। पहला गुलाबी थाना खुला था पंचकुला के सेक्टर 5 में। कब? 18 अगस्त 2017 को। पहला महिला थाना खुला था 28 अगस्त 2015 को पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2017 को और ये बनाया गया था यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। हरियाणा में महिला दिवस को मनाया जाता है 16 अगस्त को। दुर्गा शक्ति ऐप ये कब शुरू की गई? 12 जुलाई 2018 को। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? रोहतक के सुनारिया में। ये बना था 22 दिसंबर 2009 को। हरियाणा में पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? ये है मधुबन में, जो कि बना था 14 मई 1973 को। और कुल मिला के 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें पहला मैंने बता दिया मधुबन का हो गया, दूसरा हिसार का जो बना 26 जनवरी 2018 को। ये पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। तीसरा खुला था रोहतक के सुनारिया में। चौथा गुरुग्राम के भौंडसी में। हरियाणा का पहला ट्रेनिंग स्कूल ये भी मधुबन में है। कब खुला? 9 जनवरी 1976 को। हरियाणा का एकमात्र पुलिस संग्रहालय मधुबन में है। और हरियाणा पुलिस बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? मधुबन में। और कुल मिला के हरियाणा में है 5 बटालियन, 3 मधुबन में, 1 अंबाला में और 1 हिसार में। सबसे पहली बटालियन है अंबाला की, जो बनी थी 1966 में। हरियाणा में कुल मिलाकर 24 पुलिस जिले हैं और 1 नवंबर 1966 में थे 6 पुलिस जिले। हांसी कब पुलिस जिला बना? 12 नवंबर 2016 को। और मानेसर बना था 2 फरवरी 2018 को। हांसी आता है हिसार में, मानेसर आता है गुरुग्राम में। हरियाणा पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112। हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम है हर समय पोर्टल। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई थी सड़क हादसों और अपराधों को रोकने के लिए। हरियाणा में स्मार्ट पुलिस स्टेशन कितने हैं? 3, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत की गई 27 नवंबर 2017 को। कहाँ पे? करनाल में। कई जगह 1 नवंबर भी दे रखा है। हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र 1979 में बना। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 29 दिसंबर 1989 में स्थापित किया गया। हरियाणा राज्य की कुल जेलें हैं 16, सेंट्रल जेलें हैं 3 और कुल मिलाकर जेलें हैं 19। अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाला पहला जेल कौन सा है? जींद का जेल। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए अगर किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती है तो हरियाणा सरकार उसे देगी 30 लाख रुपए का बीमा। वर्तमान समय में पुलिस फोर्स में महिलाओं का कितने प्रतिशत है? 10%। और कुछ अभियान चलाए गए थे हरियाणा पुलिस के द्वारा। मन में लॉकडाउन, जो कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए था। हर घर लक्ष्मी, ये 2020 में दिवाली के अवसर पर शुरू किया गया था। इसमें घर घर जाकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया कि घर की लक्ष्मी महिलाएं हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। सोशल मीडिया पहल,
इसमें क्या है, हरियाणा पुलिस अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेगी। ई चालान शुरू करने वाला पहला जिला था गुरुग्राम और सीसीटीवी चालान शुरू करने वाला पहला जिला था यमुनानगर। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस कब मनाया जाता है? हर महीने। पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी पानीपत जेल में। डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसडीजीपी की होती है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजीपी की होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी की होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एएसपी की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और डीएसपी की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पीआई की पुलिस इंस्पेक्टर। एसआई की सब इंस्पेक्टर और एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एचसी हेड कांस्टेबल, एससी सीनियर कांस्टेबल, पीसी पुलिस कांस्टेबल, सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट सीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल सीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पुलिस की फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए पुलिस की फुल फॉर्म क्या है? आपको ना सिर्फ टाइम मिलेगा 1 से 2 सेकंड का, ठीक है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा सी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई? तो ये बताइए कब हुई? तो फ्रेंड ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आंसर क्या होगा? बी, यानी जब हरियाणा बना था तभी हुई थी हरियाणा पुलिस की स्थापना। पंजाब पुलिस एक्ट कब बना था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1934। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस एक्ट कब बनाया गया? तो बताइए ये कब बनाया गया? ये बनाया गया था 2007 में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस एक्ट कब लागू किया गया? पहले था कब बनाया गया, अब क्वेश्चन है कब लागू किया गया। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2008 में। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताइए भारतीय पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? ये भारतीय है, ठीक है। भारतीय पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1861 में। आंसर क्या होगा? ए। वारेन हेस्टिंग ने कब पुलिस शासन की रूपरेखा तैयार की? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका 1781 में। आंसर क्या होगा? बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी पुलिस दल की स्थापना कब की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा इसका 1793। आंसर होगा डी। पुलिस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर होगा सी। पुलिस कौन सी भाषा का शब्द है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये है फ्रेंच भाषा का। आंसर होगा सी। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है बताइए? तो फ्रेंड ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आंसर होगा सी। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 1861। तो आंसर क्या होगा? ए। आईसीएस की परीक्षा सबसे पहले किस भारतीय ने पास की थी? तो बताइए ये किसने की थी? तो आंसर आ जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। आंसर होगा डी। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको आंसर कैसे देना है? 1 नंबर डाल के उसके बाद आपका आंसर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे 2 से 3 सवाल तो पूछूंगा। पहले का डालना है 1 और फिर आंसर। तो आपका क्वेश्चन है सत्येंद्रनाथ टैगोर किसके भाई थे? तो बताइए ये किसके भाई थे? भारत में आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई थी बताइए?
तो फ्रेंड ये हुई थी 1922 में। आंसर क्या होगा? सी। भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कहाँ पे हुई बताइए? तो ये हुई थी इलाहाबाद में। आंसर क्या होगा? बी। और आज के समय ये परीक्षा कहाँ पे होती है? नई दिल्ली में। 1934 में पंजाब पुलिस एक्ट में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? आंसर आ जाएगा इसका राजस्थान। आंसर होगा डी। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्य शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली था और चंडीगढ़ था। ये 5 थे। इसके अलावा जो भी राज्य आए वो पंजाब पुलिस एक्ट का हिस्सा नहीं था। 1934 में पंजाब पुलिस एक्ट में कौन सा राज्य शामिल था? तो अब क्वेश्चन घुमा दिया, पूछ लिया कौन शामिल था। तो मैंने अभी भी बताया था हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये तीनों शामिल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या होगा? बी। और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि 1966 से पहले हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो अब बताओ इसका आंसर क्या दोगे? तो इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़। आंसर ए। और चंडीगढ़ में कहाँ पे था? सिविल सचिवालय में। हरियाणा पुलिस का स्लोगन क्या है? तो बताइए। तो फ्रेंड ये है सेवा सुरक्षा सहयोग। आंसर क्या होगा? ए। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो ये भी क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग। यानी मोटो और स्लोगन एक ही बात है, बस क्वेश्चन घुमा देगा आपके सामने। हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है? तो बताइए हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है? तो फ्रेंड ये है हप्पू। आंसर क्या होगा? डी। या फिर आपको मिल सकता है एचपी, हरियाणा पुलिस। हाल ही में हरियाणा पुलिस में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। तो फ्रेंड ये है 76,748। आंसर सी। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पुलिस में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 12,165। आंसर ए। पुलिस प्रशासन किसके अंडर काम करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा गृह मंत्री। आंसर क्या होगा? सी। और इस समय कौन है? ये आपके लिए होगा दूसरा क्वेश्चन। तो बताइए इस समय हमारे गृह मंत्री कौन है? तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर बी। कितने हैं? 36। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? ये है 3। कौन कौन सी? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? तो ये कितनी है बताइए? ये है 5। और निम्न में से कौन सी पुलिस कमिश्नरी नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आ जाएगा डी, अंबाला। निम्न में से कौन सी पुलिस रेंज नहीं है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि पंचकुला क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा की किस पुलिस कमिश्नरी में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा की किस पुलिस कमिश्नरी में सबसे कम पुलिस स्टेशन है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा पंचकुला। आंसर सी। हरियाणा की किस पुलिस रेंज में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ना ऑप्शन 2 दे दिए गलती से, ठीक है। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रोहतक। रोहतक पुलिस रेंज में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। कितने हैं? 56। हरियाणा पुलिस की साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। आंसर क्या होगा? डी। चरखी दादरी किस पुलिस रेंज में आता है? ये आता है रोहतक में। आंसर क्या होगा? बी। हांसी किस पुलिस रेंज में आता है? तो ये किस में आता है? हिसार में। आंसर क्या होगा? सी। कैथल किस पुलिस रेंज में आता है? तो ये आता है फ्रेंड करनाल में। आंसर क्या होगा? डी। पानीपत किस पुलिस रेंज में आता है? तो ये भी आता है करनाल में। आंसर क्या होगा? डी। हरियाणा में पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 7 मार्च 2018 को कहां खोला गया? तो ये कहां पे खोला गया था?
गुरुग्राम में, आंसर क्या होगा सी। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड ये है मधुबन में, आंसर क्या होगा डी। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन में कब बना था? तो ये कब बना था? ये बना था फ्रेंड 1 अप्रैल 1987 को, आंसर होगा बी। हरियाणा में सरकारी पुलिस रेलवे स्टेशन कितने हैं? तो फ्रेंड ये है 16, आंसर होगा बी। हरियाणा में सरकारी रेलवे पुलिस जिले कितने हैं? तो फ्रेंड ये है 20, आंसर क्या होगा डी। क्या? डी। हरियाणा में वुमेन पुलिस स्टेशन कितने हैं, यानी महिला थाने कितने हैं? ये है फ्रेंड 34, आंसर क्या होगा सी। हरियाणा में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो फ्रेंड ये कितने हैं? 294। कितने? 294, जिसमें से 260 तो पुरुषों के और 34 हैं महिलाओं के। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड ये है 1091। अगला क्वेश्चन है, पहला पिंक वुमेन पुलिस स्टेशन यानी गुलाबी महिला थाना कहाँ खुला था? तो फ्रेंड ये खुला था पंचकुला में, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है, पहले गुलाबी थाने का उद्घाटन सेक्टर 5 पंचकुला में 18 अगस्त 2017 को किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था BS संधू ने, आंसर क्या होगा डी। और ये उस समय के हरियाणा में डीजीपी थे। पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड ये भी खोला गया पंचकुला में, आंसर क्या होगा ए। 28 अगस्त 2015 को पंचकुला में पहला महिला पुलिस थाना कब खोला गया? ये खोला गया था रक्षाबंधन वाले दिन, आंसर होगा सी। यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये कौन सा किया गया था? ऑपरेशन दुर्गा, आंसर होगा सी। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, आंसर क्या होगा ए। हरियाणा में महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अगस्त को, आंसर होगा बी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया? तो ये कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई 2018 को, आंसर क्या होगा डी। दुर्गा शक्ति ऐप को निम्न में से कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सुनारिया, आंसर होगा बी। और सुनारिया कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया में कब स्थापित किया गया? तो ये कब किया गया बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया था 22 दिसंबर 2009 को, आंसर क्या होगा ए। हरियाणा पुलिस का पहला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? मधुबन, आंसर होगा ए। देखो ट्रेनिंग कॉलेज खोला सुनारिया में, ट्रेनिंग सेंटर खोला गया मधुबन में। हरियाणा पुलिस का पहला ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में कब खोला गया? तो ये कब खोला गया? 14 मई 1973 को, आंसर क्या होगा ए। हरियाणा में कुल कितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं? तो ये कितने हैं? 4, आंसर होगा डी। हरियाणा पुलिस का पहला महिला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुला? तो ये कहाँ पे खुला था? ये खुला था हिसार में, आंसर क्या होगा डी। हरियाणा पुलिस का पहला महिला ट्रेनिंग सेंटर हिसार में कब खुला? तो ये कब खुला था? 26 जनवरी 2018 को, आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा पानीपत, आंसर ए। हरियाणा पुलिस का पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खुला था? तो ये कहाँ पे खुला था? मधुबन में, आंसर होगा ए। हरियाणा पुलिस का पहला महिला ट्रेनिंग स्कूल मधुबन में कब खुला? तो ये कब खुला था? तो ये खुला था फ्रेंड 9 जनवरी 1976 को, आंसर होगा बी। हरियाणा का एकमात्र पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मधुबन में, आंसर होगा ए। हरियाणा आर्म्ड पुलिस यानी हरियाणा पुलिस बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये भी है फ्रेंड मधुबन में, आंसर होगा ए। हरियाणा सशस्त्र पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस बटालियन कितनी है हरियाणा में? ये है 5, आंसर क्या होगा सी। निम्न में से कौन सी हरियाणा की बटालियन नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा?
आंसर आ जाएगा इसका सुनारिया। आंसर क्या होगा? बी। यानी 3 है मधुबन में, 1 हिसार में और 1 अंबाला में। ठीक है, कुल कितनी है? 5। हरियाणा पुलिस बटालियन में अधिकतम कितने कर्मचारी हो सकते हैं? तो ये कितने हो सकते हैं बताइए? ये हो सकते फ्रेंड 903। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा सरकार ने अंबाला पुलिस बटालियन को कब स्थायी बनाया? तो ये कब बनाया था? 1970 में। आंसर क्या होगा? बी। और सबसे पहली बटालियन भी कौन सी है? अंबाला की। कब बनी थी? 1966 में। हरियाणा बनने से पहले अंबाला सशस्त्र पुलिस अंबाला शहर की कौन सी पंजाब सशस्त्र पुलिस बटालियन थी? तो ये कौन सी थी? 36वीं। आंसर क्या होगा? सी। हरियाणा की पहली पुलिस बटालियन कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी अभी मैंने बताया है आपको, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा अंबाला। आंसर क्या होगा? सी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने पुलिस जिले थे? तो ये कितने थे? 6। आंसर क्या होगा? ए। और हाल ही में हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? तो इस समय कितने हैं? 24। आंसर क्या होगा? डी। 22 तो जिले हो ही गए, एक हांसी हो गया, दूसरा हो गया मानेसर। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कौन से पुलिस जिले थे? तो ये कौन से थे? ये थे सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा जिला न होते हुए भी पुलिस जिला है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। नया पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये क्या है? 112। आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से कौन सा हरियाणा स्मार्ट पुलिस स्टेशन है? तो ये कौन सा है? उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी। पहला पुलिस मित्र कक्ष 27 नवंबर 2017 को कहां खोला गया? तो ये कहां पे खोला गया था? करनाल में। आंसर होगा डी। हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये कब आया? ये आया 1979 को। आंसर क्या हो गया? सी। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी फ्रेंड? ये हुई थी 29 दिसंबर 1989 को। आंसर हो गया ए। हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? इसने पूछा हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं, तो आंसर क्या होगा? 19। आंसर हो गया सी। अगर पूछ ले हरियाणा राज्य की कितनी जेलें हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। आंसर क्या होगा? बी। अगर पूछे हरियाणा में केंद्र की कितनी जेलें हैं, तो आंसर आएगा 3। आंसर क्या होगा? ए। निम्न में से कहां पर केंद्र की जेल नहीं है? तो कहां पर नहीं है? तो ये पानीपत में नहीं है। आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि 2 हैं हिसार में और 1 है अंबाला में। कुल जेलें हैं केंद्र की 3 हरियाणा में। अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाली पहली जेल कौन सी है? तो ये कौन सी है? जींद की जेल। आंसर होगा ए। कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए पुलिसकर्मी की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि की घोषणा की है? तो कितने रुपए देगी हरियाणा सरकार? 30 लाख रुपए। आंसर होगा सी। हरियाणा पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा किया गया? उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी। हरियाणा में ई चालान शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है गुरुग्राम। आंसर होगा ए। हरियाणा में पहली बार सीसीटीवी से चालान काटने वाला शहर कौन सा है? ये है यमुनानगर। आंसर होगा बी। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस कितने समय बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर महीने। आंसर होगा सी। कौन सी जेल में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई? तो ये की गई पानीपत जेल में। आंसर होगा डी। हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो बताइए। तो फ्रेंड ये है 23। आंसर होगा डी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुलिस महानिदेशक। आंसर होगा ए। और स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एसडीजीपी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विशेष पुलिस महानिदेशक। आंसर होगा बी। एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। आंसर होगा सी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए।
ये कहते हैं उप महानिरीक्षक। आंसर होगा डी। किसी राज्य में पुलिस बल का मुखिया कौन होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा डीजीपी। आंसर हो गया बी। तो आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो डीजीपी है ये इस समय हरियाणा में कौन है? तो बताइए ये कौन है? और चौथा क्वेश्चन है, डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको यहाँ पर बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे। और मैंने एक 22 घंटे की वीडियो बना रखी है, अगर आप उसे देख लेते हो 50+ तो उसी से आ जाएंगे आपके। उसका लिंक भी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।